नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम एनटीए नेट हिंदी के पाठ्यक्रम में सम्मिलित इकाई 6 के अंतर्गत आने वाले हिंदी के जो सभी उपन्यास हैं उन सभी उपन्यासों का परिचय प्राप्त करेंगे और क्रम से एक एक करके उनका अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, इकाई 6 हिंदी उपन्यास। बात करें तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं पंडित गौरीदत्त का उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी, है ना। तो देवरानी जेठानी की कहानी लिखा तो कहानी है, लेकिन ये एक उपन्यास विधा के अंतर्गत लिखा गया है, ठीक है ना। कब लिखा गया? 1870 ईस्वी में लिखा गया है। किसने लिखा है? पंडित गौरीदत्त ने लिखा है। तो सबसे पहले तो बहुत विशेष बात है कि ये आपको दिमाग में बैठा रहना चाहिए कि कब लिखा गया और किसने लिखा है। तो एक क्लू बना लीजिएगा, 70, है ना। देवरानी कहती है कि मैं गोरी हूँ और जेठानी कहती है कि मैं गोरी हूँ। देवरानी जेठानी गोरी 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 के चक्कर में दोनों मिलकर क्या करती हैं? सटर करती हैं, यानी कि 1870 ईस्वी में लिखा गया है। इसे आप ट्रिक की सहायता से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। देवरानी कहती है मैं गोरी हूँ, जेठानी कहती है मैं गोरी हूँ, दोनों सटर करती हैं, यानी कि 1870 में लिखा गया। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास किसने लिखा है? पंडित गौरीदत्त ने लिखा है, ठीक है। दूसरे बात करें तो लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास और इनके द्वारा लिखा गया जो उपन्यास है परीक्षा गुरु 1882, ठीक है ना। अब देखिए क्लू बना लीजिएगा कि गुरु क्या करें। बोले सर गुरु निवास करें कहाँ? बोले परीक्षा में। कैसे? बोले बाएं से, है ना। आप परीक्षा में बैठ करके पेपर हल कर रहे हो और बाएं से गुरु आके बैठ जाएं परीक्षा में, तो क्या होगा? बिल्कुल आपका लाभ हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस दिमाग में ही रख लीजिएगा कि परीक्षा में गुरु क्या करें? बाएं से आके निवास कर ले। बाएं फार बयासी, बाएं से निवास करें, यानी कि गुरु जी द्वारा जो कुछ पढ़ाया गया है, जो उन्होंने टिप्स दिया है, जो ट्रिक बताई है, वो परीक्षा में आपके दिमाग में आ जाए, ठीक है ना। चलिए, तो लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु 82 में, 1882। आगे आप देख पा रहे हैं प्रेमचंद जी हैं और प्रेमचंद जी का उपन्यास गोदान, जो कि आपके इकाई 6 के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। गोदान की बात करें तो रचना काल 1936 ईस्वी में है, तो दिमाग में रख लीजिएगा, है ना। तो गोदान, गो का दान प्रेम से करो। कैसे? बोले 36 यत्न करके, 36 कोशिश करके, 36 जतन करके क्या करिए? गोदान कर लीजिए, ठीक है ना। और प्रेम से करना है तो प्रेम से करो, गोदान प्रेम से करो और 36 यत्न से 36 कोशिश करके गोदान करो, यानी कि गोदान को 1936 ईस्वी में लिखा गया था, मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया था, ठीक है। आगे आप देख पा रहे हैं अगे जी। अगे जी की बात करें तो इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बासेन अगे, ठीक है। उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है शेखर एक जीवनी भाग 1, ठीक है ना। तो इसकी बात करें तो 1941 और 1944 ये 2 भाग में है, ठीक है ना। तो पहला भाग 1941 में जिसका नाम है उत्थान और दूसरा भाग 1944 में जिसका नाम है संघर्ष। तो इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। जीवनी 41 से 44 की जीवनी, है ना, आगे होती है कि कहाँ जाएगी, क्या करेगी, इसका पता नहीं है, ठीक है ना। तो दिमाग में रख लीजिएगा जीवनी, शेखर एक जीवनी। 41 वर्ष से 44 वर्ष का जो जीवनी है, जो जीवन है, वो पता नहीं लगता है कि कहाँ जाएगी, क्या आपके ऊपर जिम्मेदारी आएगी, कौन से पद को आप सुशोभित करेंगे, कहाँ होंगे, ये आगे है, ऐसे क्लू बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो 1941 और 1944, ठीक है ना। ये प्रथम उत्थान है और दूसरा संघर्ष है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। आगे आप देख पा रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को और इनके द्वारा जो लिखा गया उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा, जो कि आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है, 1946 में लिखा गया है, तो ठीक है ना। अब बाण भट्ट की आत्मकथा कितनी? बोले 46, है ना। तो 46,000 बाण भट्ट की कितनी? बोले 46,000 आत्मकथा है, बस दिमाग में से रख लीजिएगा। 40 फार 1946 में आत्मकथा फार बाण भट्ट की आत्मकथा और 1000 फार हजारी प्रसाद द्विवेदी, दिमाग में बैठा लीजिएगा। आगे हैं फणेश्वर नाथ रेणु जी। बात करें तो इनके द्वारा लिखा गया जो उपन्यास है मैला आंचल, जो कि आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, ठीक है ना। कब लिखा गया? तो 1957 ईस्वी में लिखा गया है, ठीक है ना। और जब हम लोग उपन्यास को पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही देखा था। कैसे देखा था? 57 एकड़ मैली आंचल भूमि के लिए, ठीक है ना। तो रेणु तो दिमाग में रखिएगा, 57 फार 1957 में, ठीक है ना, दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। तो मैला आंचल कितना?
बोले 57 एकड़ मैली आंचल भूमि है। कहाँ? रेणु में। ठीक है, 57 की बात करें तो 1957 में लिखा गया है। ठीक, चलिए आगे यशपाल की बात करें तो इनका उपन्यास है झूठा सच। अब झूठा सच कब होगा? 1960 में लिखा गया है। तो झूठा सच 1960, 60। ठीक है ना, तो झूठा सच यस और 60 बार, है ना। 60 झूठे को सच में, सच को झूठे में बदल रहे हैं। ठीक है ना, कौन? यशपाल। आगे आप देख पा रहे हैं अमृतलाल नागर का है मानस का हंस, जो कि आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। अब मानस का जो हंस होगा वो कैसा होगा? बोले सर जो मानस का हंस है वो बड़ा बेहतर है, यानी कि 1972 में। ठीक है ना, मानस का हंस हो, और अमृत का हो तो बेहतर होगा। एक तो मन का हंस है, मानस का हंस है, और दूसरा अमृत का है, तो दिमाग में रख लीजिएगा, तब तो भैया वो बहुत बेहतर होगा। बेहतर माने अच्छा होगा। बेहतर फार करें तो 1972 में लिखा गया मानस का हंस और अमृतलाल नागर का उपन्यास है। ठीक है, आगे भीष्म साहनी का तमस है, तो बात करें भीष्म साहनी का भीषम तमस होगा, है ना, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? अंधेरा होगा। और अंधेरा कहाँ तक होगा? बोले 73 होगा, 73, है ना, कहीं बचाएगा नहीं जहाँ पर अंधेरा ना हो। तो भीष्म तमस माने अंधेरा होगा, तो 73 होगा, तह के नीचे भी हो जाएगा, है ना, हर जगह अंधेरा जाएगा। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि भीष्म तमस कैसे होगा? बोले सर 73 होगा, यानी कि 1973 में लिखा गया है। ठीक है, आगे हैं श्रीलाल शुक्ल जी और इनका लगा हुआ उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में है राग दरबारी। ठीक है ना, कब? तो दिमाग में रख लीजिएगा 1970। ठीक है ना। अब दरबारी कहाँ पर? बोले दरबारी, है ना, शुक्ल के दरबारी कितने हैं? बोले सर 70 दरबारी, 70 पार 1970। और आप ये भी कह सकते हैं कि श्रीलाल के दरबार में क्या करते हैं? दरबारी जो हैं वो शटर करते हैं। तो शटर का मतलब हो गया 1970 में लिखा गया उपन्यास है। ठीक, आगे हैं कृष्णा सोबती जी और कृष्णा सोबती जी का उपन्यास है जिंदगी नामा, जो कि आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। और जिंदगी नामा की बात करें तो ये लिखा गया है 1979, 1 में लिखा गया है। और 1980 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। किसको? इस जिंदगी नामा उपन्यास को मिला है। ठीक है ना, तो ध्यान में रख लीजिएगा कि कृष्णा सोबती की जिंदगी कितनी? बोले सर 79 वर्ष की है। तो 79 माने 1979 वर्ष की है, ध्यान में रखिएगा। कृष्णा सोबती की जिंदगी 79 वर्ष। ठीक है, चलिए अब मन्नू भंडारी की बात करें तो मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया उपन्यास आपका बंटी, जो कि आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। इसे आपको पढ़ना है। कैसा है? कब का? 1971 में। तो दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है ना, मन्नू भंडारे में आपका बंटी क्या करता है? बोले 71 बार जाता है। ठीक है ना, तो मन्नू आपका बंटी भंडारे में कब जाता है? बोले 71 बार। ठीक है ना, दिमाग में रख लीजिएगा। अगला और अंतिम उपन्यास जो आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है जगदीश चंद्र जी का धरती धन न अपना, है ना। तो धरती धन न अपना 1972 में। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि धरती धन, है ना, जगदीश अगर धरती को दे दे तो जगदीश का जो धरती का धन है वो सबसे बेहतर धन है, सबसे अच्छा धन है। दिमाग में रख लीजिएगा और आसानी से आपको याद हो जाएगा। बेहतर फार 1972 में लिखा गया है। तो एक बार सबको फिर से सशरी तौर से आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके पाठ्यक्रम की दृष्टिकोण से बड़े महत्वपूर्ण हैं और यहाँ से प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे और इन्हें आपको पढ़ना है ना। तो देवरानी जेठानी की बात करें, देवरानी कहती है मैं गोरी हूँ, जेठानी कहती है मैं गोरी हूँ, दोनों सटर करती हैं। इन्हीं की देवरानी जेठानी उपन्यास 1870 में। दूसरा है लाला श्रीनिवास दास, कह रहे हैं परीक्षा में अगर गुरु क्या कर जाएँ, बाएँ से निवासी कर जाएँ, बाएँ फार 82, तो क्या होगा? तो भैया परीक्षा सफल हो जाएगी। 82 फार 1882 में। प्रेमचंद का गोदान, है ना, प्रेम से गोदान करो, 36 यत्न करके, 36 कोशिश करके करो। बात करें आगे है शेखर की जीवनी आगे है शेखर की कब? बोले 41 वर्ष से लेकर के 44 वर्ष तक की, यानी कि 1941 से 1944 वर्ष की जो जीवनी होती है वो आगे होती है। ठीक है, आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात करें तो बाणभट्ट की आत्मकथा, ठीक है ना। तो 1000 है कितनी? बोले बाणभट्ट की कथा इतनी, बोले 46,000 है, यानी कि 1946 में लिखा गया। फणीश्वर नाथ रेणु जी का मैला आंचल कितना है? बोले 57 एकड़। 57 एकड़ जो आंचल है वो बिल्कुल मैला है। ठीक है ना। तो रेणु के यहाँ क्या है? बोले सर मैला आंचल 57 एकड़ है। यश झूठ बोलते हैं, है ना, 60 फार 1960 में लिखा गया है।
अमृतलाल नागर की बात करें तो मानस का हंस, है ना, अमृत वाला मानस का हंस होगा भैया, तो बिल्कुल वो तो एकदम बेहतर होगा। बेहतर फार 1972 में। तमस, भीष्म तमस, है ना, बिल्कुल 73 होगा 1973। राग दरबारी की बात करें, श्री लाल शुक्ल का राग दरबारी, दरबार में 70 लोग, 1970 क्या करते हैं, बिल्कुल, है ना, तो दरबार में राग करते हैं 70। किसड़ा की ज़िंदगी की बात करें, किसड़ा जिंदगी, किसड़ा सोबती गिनती नामा, तो अभी आपने पढ़ा है 79 की है, तो 1979 में लिखा गया। और मन्नू भंडारी, मन्नू की आपका बंटी जो है भंडारे में कब बोले 71 बार जाता है, तो 1971 में लिखा गया। और जगदीश चंद्र का धरती धन ना अपना धन की बात करें तो बिल्कुल बेहतर धन होता है धरती धन, इन्हीं की 1972 में लिखा गया है। तो इन सभी उपन्यासों को आप देख लीजिएगा और क्रम से एक एक करके अब हम आगे इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी इकट्ठा करेंगे, जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं देवरानी जेठानी की कहानी, जो कि एक उपन्यास है, पंडित गौरी दत्त द्वारा लिखा गया है। और अभी आपने देखा कि 1870 ईस्वी में लिखा गया है और गोपाल चंद्र ने इसको पहला हिंदी का उपन्यास माना है, इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग पंडित गौरी दत्त शर्मा और उनके उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी को बिंदुवार विश्लेषण करेंगे, जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। बात करें जन्म की, तो गौरी दत्त जी का जन्म होता है 1836 में, दिमाग में रख लीजिएगा, और मृत्यु हो जाती है 1906 में। ठीक है ना, 36 बैठा लीजिएगा दिमाग में। ठीक है ना, गौरी, है ना, गोरी को गोरी कर लीजिएगा, गोरी, है ना, 36 साल की है और 6 माने अच्छी है, दिमाग में रख लीजिएगा। जन्म कहाँ हुआ, बता रहे हैं, जन्म हुआ स्थान लुधियाना, जो कि पंजाब में पड़ता है, वहाँ पर गौरी दत्त का जन्म हुआ था। और पंडित गौरी दत्त का जो देवनागरी के प्रथम प्रचारक भी माने जाते हैं, तो इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा। इनके पिताजी की बात करें तो इनके पिताजी एक सारस्वत ब्राह्मण और प्रसिद्ध तांत्रिक थे और उन्होंने अपना घर त्याग दिया था, ध्यान में रख लीजिएगा। अब जिस समय गौरी दत्त के पिता ने घर त्यागा, तो उस समय गौरी दत्त की उम्र केवल 5 वर्ष थी, यानी कि आप कह सकते हैं कि 5 वर्ष की उम्र में गौरी दत्त के पिताजी ने, है ना, घर त्यागा था, जब गौरी दत्त का जो उम्र थी 5 वर्ष थी। अब गौरी दत्त की माँ उन्हें मेरठ लेकर आई थी। अब मेरठ से ही गौरी दत्त की शिक्षा पूरी हुई है, तो मुख्य चीज़ दिमाग में रख लीजिएगा कि मेरठ, और मेरठ से पंजाब लुधियाना में जन्म हुआ है। कब हुआ है ना, आपने देखा 1836 में, मृत्यु कब हुई, 1906 में हुई, है ना। और 5 वर्ष की अवस्था में पिताजी लेकर के कहाँ चले आए, मेरठ चले आते हैं, मेरठ में इनकी शिक्षा पूरी होती है। ठीक है, इतनी बातें ध्यान में रख लीजिएगा। अब गौरी दत्त का जो है स्वामी दयानंद से अत्यंत प्रभावित हो गए और उस समय अंग्रेजी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का बोलबाला था, तो हिंदी को अपने ही देश में त्याज्य थी। तो देख लीजिए कि उस समय हिंदी अपेक्षित थी अपने ही देश के लिए, है ना, कि उस समय अंग्रेजी, उर्दू, फारसी का तो बोलबाला है, लेकिन हिंदी अपेक्षित थी, त्याज्य थी। जिस कारण जो है स्वामी दयानंद जो है देवनागरी लिपि का प्रचार करने के लिए भाषण दिया करते थे, तो उनसे प्रभावित होकर के गौरी दत्त ने भी गली गली में घूम करके देवनागरी लिपि का जो है के प्रयोग की प्रेरणा दी, प्रचार आदि किया। ठीक है ना, तो ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि घटनाक्रम क्या हुआ कि उस समय जब मेरठ में आए, तो उस समय क्या था कि अंग्रेजी, उर्दू और फारसी का बोलबाला था और हिंदी त्याज्य भाषा थी। तो जिस कारण से स्वामी दयानंद ने देवनागरी लिपि का प्रचार करना शुरू किया, भाषण दिया करते थे, तो उनसे प्रभावित होकर के गौरी दत्त भी उनके साथ घूमने लगे, गली गली जा करके देवनागरी के लिपि के प्रयोग की प्रेरणा देने लगे। ठीक है ना, आप बता रहे हैं कि उसी समय गौरी दत्त मेरठ में एक मिशन स्कूल में अध्यापक की नौकरी भी करते थे, किंतु वहाँ के अधिकारियों को उनका जो देवनागरी के लिए रुझान था पसंद नहीं आया, तो उन्होंने क्या किया, इस रूप से नाराज़गी व्यक्त की होगी, जिसके कारण क्या हुआ कि अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए गौरी दत्त ने क्या किया कि उस स्कूल से त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद तत्पश्चात बैदवाड़ा नामक मोहल्ले में एक चबूतरे पर देवनागरी पाठशाला की स्थापना की, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है ना, तो ये मोटी बात आपसे परीक्षा में पूछी जाती है कि ये घटनाक्रम क्या लेता है। ठीक है ना, तो चूंकि मिशन स्कूल में नौकरी करते थे, तो मिशन नौकरी कर रहे थे और उसके साथ साथ देवनागरी का प्रचार कर रहे थे, तो मिशन स्कूल के जो भी अधिकारी वर्ग थे उनको ये बुरा लगा, और बुरा लगा
तो इनको पसंद नहीं आया और इन्होंने अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए क्या किया, वहाँ से त्यागपत्र दिया। उसके बाद बेदवाड़ा नामक मोहल्ले में एक चबूतरे पर देवनागरी पाठशाला की स्थापना की। इसे ध्यान में रख लीजिएगा। कालांतर में यही देवनागरी कॉलेज के नाम से इस स्थान को जाना जाता है, ठीक है ना। वही जो इन्होंने एक चबूतरे पर देवनागरी पाठशाला खोला था, तो वही आज देवनागरी कॉलेज के नाम से जाना जा रहा है, प्रसिद्ध हो गया है, ठीक है। इन्होंने मेरठ में क्या किया, नागरी प्रचारी सभा की स्थापना की। ध्यान में रखिएगा, पंडित गौरीदत्त शर्मा जी ने क्या किया कि मेरठ में ही देवनागरी प्रचारी सभा की स्थापना किया। अब नागरी लिपि परिषद ने उनके सम्मान में गौरीदत्त नागरी सेवा यानी कि सेवी सम्मान आरंभ किया और नागरी लिपि परिषद की स्थापना 1975 ईस्वी में की गई, जो कि नई दिल्ली में हुई, ठीक है। अब इनके द्वारा जो रचित उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी, एक बड़ा महत्वपूर्ण उपन्यास है, 1870 ईस्वी में लिखा गया है। तो हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास भी माना जाता है, दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। आगे है इनके द्वारा अनुवादित उपन्यास एक जिसका नाम है गिरजा, जिसे 1904 ईस्वी में इन्होंने लिखा है, तो इसे भी माना जाता है। दिमाग में मोटी माटी बात आप रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे देवरानी जेठानी की बात करें तो जो कि देवरानी जेठानी कहानी नामक उपन्यास है, इस उपन्यास के कुछ प्रमुख बिंदु हैं। इन बिंदुओं से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन्हें हम लोग बिल्कुल क्लू से और ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि अब देवरानी जेठानी जो उपन्यास है, तो देवरानी जेठानी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया, पंडित गौरीदत्त शर्मा द्वारा लिखा गया। कब लिखा गया, 1870 ईस्वी में लिखा गया। अभी आपने देखा है कि देवरानी कहती है कि मैं गोरी हूँ, जेठानी कहती है मैं गोरी हूँ। दोनों क्या करती हैं, सटर सटर करती हैं। सटर सटर माने 1870 में, इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। विषय वस्तु की बात करें तो जो देवरानी जेठानी कहानी नामक उपन्यास की विषय वस्तु है कि स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना। दूसरी बात है कि घर घर की कहानी है, स्त्रियों में जो मतभेद है उसका वर्णन किया गया है। देवरानी जेठानी के जो रिश्ते हैं, उस रिश्ते और संबंध को भी इस उपन्यास में दिखाया गया है, और भाई भाई में किस प्रकार से बैर होता है उसको भी बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया गया है। और अंधश्रद्धा को बढ़ावा दिया गया है, लालच और स्वार्थी रिश्ते भी दिखाया गया है, और माँ बाप का प्यार इसमें बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है, किस प्रकार से अपने बच्चों के प्रति होता है ना। और एक चीज़ और बड़ी अच्छा संदेश दिया है कि अच्छा सोचो तो अच्छा होगा, ठीक है ना। और एक कटुंबी की संपूर्ण कहानी यानी कि बात करें तो बिल्कुल उसके जन्म से लेकर के मृत्यु तक की संपूर्ण कथा इसमें दिखाई गई है। तो इस दृश्य से बड़ा महत्वपूर्ण उपन्यास है, ठीक है ना। कथा वस्तु को आप देखेंगे कि मेरठ के अग्रवाल बनिया है ना, एक छोटा सा बनिया है जो कि मंडी में आड़त की दुकान है, बड़े मेहनत से कमाई पैसा इकट्ठा करता है, शहर में उसका नाम होता है। तो उसी को इर्द गिर्द बना करके उपन्यास लिखा गया है। तो ध्यान में रख लीजिएगा कि देवरानी जेठानी की बात अगर आ जाए तो 70 में 35 पृष्ठों का उपन्यास है। तो 35 की बात करें तो 3-5, देखिए भाई देवरानी जेठानी जहाँ पे रहेंगी ना तो उनमें 3-5 जरूर होगा, ठीक है ना। तो 3-5 माने 35 पृष्ठ है। और सर्वप्रथम यह उपन्यास मेरठ की एक लिथो प्रेस जिसका नाम है छापा खाना GI है ना, यहाँ पर जो है लिथो पद्धति से जो है प्रकाशित किया गया था। तो इसको भी दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। तो 70, 35 माने 3-5 मेरठ से कहाँ पर, लिथो प्रेस की छपाई GI नामक जो है ना पद्धति में प्रकाशन इसका हुआ था। सबसे पहले लगभग 500 प्रतियाँ प्रकाशित हुई थी, है ना, ध्यान में रखिएगा 500, ठीक है। चलिए अब क्या होता है, इसकी एक प्रति का मूल्य जो है 12 रुपया था, 12 आना दिमाग में रख लीजिएगा, 12 आना 500 प्रति है ना। तो 35 पेज का दिमाग में रखिएगा, 35 पृष्ठों का 1870। तो 35 पृष्ठ 500 प्रति 12 आने में 70 में, ये सब दिमाग में रखिएगा। अब इसकी एक प्रति अब भी नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में सुरक्षित रखी गई है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। इसकी एक प्रति कहाँ सुरक्षित है, तो नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में सुरक्षित रखी गई है। अब इस उपन्यास का जो पुनः प्रकाशन पटना विश्वविद्यालय के प्राध्यापक और समीक्षा शोध पत्रिका के संपादक डॉक्टर गोपाल राय जी ने भी किया है, और डॉक्टर गोपाल राय जी ने ही इसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है, ठीक है ना। देवरानी जेठानी की कहानी पंडित गौरीदत्त शर्मा जी की, ठीक है।
आगे बता रहे हैं कि यह उपन्यास तत्कालीन समाज की स्थिति को बहुत करीब से दिखाता है। आगे बता रहे हैं कि उपन्यास पुनर्जागरण की चेतना से सीधा जुड़ा हुआ है और यह उपन्यास पुनर्जागरण ही था कि समाज में व्याप्त सबसे बड़ी समस्या नारी की दयनीय स्थिति के प्रति समाज का दृष्टिकोण, मध्यवर्गीय परिवारों में नारी की इस स्थिति है ना, इस उपन्यास में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। साथ ही धीरे धीरे कुछ सुधार भी इसमें दिखाए गए हैं, इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा। आगे देखिए, जो उपन्यास का प्रारंभ की बात करें तो सर्वसुख नामक एक बनिए की कहानी से होता है, जो कि मेरठ में अग्रवाल बनिया है। तो उसके 2 पुत्र दौलत राय और छोटे लाल और 2 पुत्रियां हैं पार्वती और सुखदेई हैं। तो दोनों पुत्रों का विवाह भी हो जाता है, जिनमें बात करें तो दोनों की पत्नियों का नाम क्रमशः ज्ञानो और आनंदी है। इन्हीं की बड़ा लड़का जो दौलत राम है, उसकी पत्नी का नाम ज्ञानो है और छोटे लाल जो कि छोटा लड़का है, उसकी पत्नी का नाम आनंदी है। तो दिमाग में रख लीजिएगा मोटी मोटी बात कि दौलत और ज्ञानो और छोटे लाल आनंदी, ठीक है ना, आनंदी है। तो छोटे लाल की पत्नी आनंदी, दौलत राम की पत्नी ज्ञानो है, दिमाग में रखिएगा। और कभी कभी प्रश्न बन जाता है बड़ी पुत्री पार्वती और छोटी पुत्री सुखदेई है, ध्यान में रखिएगा। बड़ी बहू कौन है? ज्ञानो है, छोटी बहू आनंदी है। और बड़ी बहू का नाम ज्ञानो तो है, लेकिन इसके अंदर ज्ञान नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है। आनंदी छोटे आनंदी पढ़ी लिखी हुई है, आधुनिक नारी है, तो इसके दिमाग में रख लीजिएगा। अब देखिए, बता रहे हैं कि ज्ञानो घर की बड़ी बहू है जो कि अनपढ़ है। तो नाम तो ज्ञानो है, ज्ञानो माने ज्ञान वाली होना चाहिए, लेकिन अनपढ़ है। हमेशा अपनी सास और देवरानी की आलोचना करती है, ध्यान में रखिएगा। ज्ञान नहीं होगा तो सास और देवरानी की आलोचना करेगी, जबकि वही छोटे लाल की पत्नी ज्ञान से चिढ़ती है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। क्यों? क्योंकि ज्ञानों से चिढ़ेगी ही। आगे आनंदी यानी कि छोटी बहू संस्कारी है, आनंद देगी तभी तो संस्कार होगा, संस्कारी है, आनंद देती है, पढ़ी लिखी थी और वह एक अच्छे परिवार से आई थी, है ना। उसे जायदाद का कोई लालच नहीं था, जबकि बड़ी बहू को था। वह क्या करती है? सबकी सेवा करने का भाव रखती है। वह समाज के विरुद्ध जाकर अपनी जो मामा की बेटी का विधवा है ना, विधवा बेटी थी, उसका विवाह कराने का प्रयास करती है, जो कि अभी 9 वर्ष की ही थी, है ना, और जिसका पति पतंग उड़ाते समय नीचे गिर करके मर गया था। तो इसे दिमाग में रख लीजिएगा कि उसकी मामा की एक बेटी थी जिसका पति पतंग उड़ा रहा था और पतंग उड़ाते समय गिरा था, उसकी मृत्यु हो गई थी और उस बिटिया की उम्र मात्र 9 वर्ष की थी। तो उसके शादी कराने के लिए समाज के सामने खड़ी हो जाती है। तो ऐसी बातें आपको देखने को उपन्यास में मिलेंगी, है ना। तो आनंदी की आगे वह स्वयं नागरी जानती है और सुखदेवी को भी नागरी लिपि पढ़ाना सिखाती है। सुखदेवी वही छोटी बेटी, ठीक है ना, तो उसे भी क्या करती है? नागरी पढ़ना सिखाती है। बड़ी बहू के चलते जो है घर का बंटवारा हो जाता है और ढेर सारी चीज़ें आप पूरे उपन्यास में देखेंगे। प्रश्न यहाँ से उपन्यास के पात्र को लेकर बन सकता है। तो सर्वसुख, है ना, आपने देखा, यही तो मेरठ का अग्रवाल बनिया है, इन्हीं की परिवार की पूरी कहानी है ना। बड़ा लड़का दौलत राम, छोटा लड़का छोटे हैं तो छोटे लाल और इन्हें नन्हे मल के नाम से भी जाना जाता है। पार्वती इनकी पास से पार्वती पहली बिटिया है। सुखदेई दूसरी बिटिया है, यानी कि छोटी बिटिया है। तो पहली बिटिया पार्वती और दूसरी बिटिया यानी कि छोटी बिटिया है सुखदेई। ज्ञानो बड़ी बहू, आनंदी छोटी बहू। नन्हे आगे आप देखेंगे, नन्हे मोहन, मुलिया और कन्हैया, ये पात्र भी आपको इस उपन्यास के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। मुंशी टिकट नारायण भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो मोटी मोटी जो बातें हैं उसको आप दिमाग में रख लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न बनने की जो संभावनाएं हैं उसे आप देख लीजिएगा। कभी कभी प्रश्न छोटे छोटे हो जाते हैं और वो प्रश्न प्रायः हम लोगों से गलत हो जाते हैं। तो इस उपन्यास से संबंधित जो छोटी छोटी बातें हैं उसे दिमाग में रख लीजिएगा और आसानी से याद करने का प्रयास करिएगा। जैसे खासतौर से पात्रों को देख करके अब एक एक पात्र आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। और पात्र याद करने के लिए क्या करेंगे आप? देखिए भाई, है ना, सर्वसुख किसके यहाँ होगा? तो सर्वसुख, है ना, ध्यान में रखिएगा, किसके यहाँ होगा? जिसके यहाँ दौलत होगी और छोटे छोटे लाल होंगे। तो दिमाग में रख लीजिएगा, उसी के यहाँ सर्वसुखी होगा, ठीक है ना। पार्वती की पूजा करेगा तो भी आपको सुख देंगी, दिमाग में रख लीजिएगा। ज्ञान से आनंद होगा, ज्ञान और आनंदी होंगे।
नन्हे नन्हे मोहन मुलिया, है ना, और कौन, बोले कन्हैया। नन्हे मोहन मुलिया और कन्हैया, ये भी क्या करते हैं, बिल्कुल एकदम आनंद के सागर होते हैं, आनंद के खजाना होते हैं। तो कहने का आशा है कि इन पात्रों से संबंधित सारी चीज़ें तो आपको दिमाग में आनी ही आनी चाहिए, और बाकी अगर थोड़ा सा हमको समय मिल गया तो आपको मतलब विस्तृत रूप से इस उपन्यास को हम लोग देखेंगे और इसका विश्लेषण करेंगे, और नहीं मिला तो कोई बात नहीं, इसको अफसोस मत करिएगा। आने वाला जो अगला एनटीए नेट हिंदी का पेपर होगा यानी कि जून में, उसको हम लोग दृष्टिकोण करके पढ़ेंगे, तो उसमें निश्चित रूप से पूरा विस्तृत रूप से समस्त पाठ्यक्रम का अध्ययन ट्रिक से किया जाएगा, उसमें कहीं पर कोई भी कसर मेरे द्वारा नहीं छोड़ी जाएगी। तो अब आज की इस वीडियो में बस इतना, अगली वीडियो में इसके अगले भाग को हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।